जवाब देता है हिंदुस्तान। थर थर कांपता पाकिस्तान। इशारों इशारों में मोदी ने किया था ऐलान। भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे। शाह ने भरी थी हुंकार। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? राजनाथ ने फूकी थी रणभेरी। बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाइयों, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। हर बयान, हर ऐलान से छलनी हुआ पाकिस्तान। हर मोर्चे पर शिकस्त खाए, हर तनातनी में हार चुके इमरान और पाकिस्तान बौखला चुके हैं। इमरान दौड़े दौड़े गिलगित बाल्टिस्तान पहुंचे तो भागे भागे बाजवा ने किया पीओके का रुख। ये दहशत है नापाक कब्जा छिन जाने की, ये खौफ है काली करतूत का पर्दाफाश होने की। इमरान गिलगित क्यों पहुंचे, बाजवा पीओके क्यों पहुंचे? इसका एक ही जवाब है, मोदी और शाह से डरे इमरान, पीओके में घमासान। जिस गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ इमरान ने आज तक कभी घूमकर नहीं देखा, फौजी इरादों के सिवा जिस पीओके की तरफ बाजवा कभी गए भी नहीं, आज इन दोनों इलाकों में पाकिस्तानी हुकूमत के ये दो चेहरे मौजूद थे। बाजवा ने पीओके में भाड़े की भीड़ से मार्च कराया तो गिलगित बाल्टिस्तान में इमरान ने कश्मीर का प्रोपेगेंडा किया। इस सारी कवायद की वजह एक ही है, मोदी सरकार की एग्रेसिव अप्रोच। मोदी सरकार ने साफ कहा कि बात अब कश्मीर पर नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी, और इसी सख्त रुख के बाद पाकिस्तान के अंदर दहशत पैदा है। इमरान का डर बताता वीडियो। बाजवा के अंदर बैठे खौफ बयां करती तस्वीरें। तस्वीरें पीओके की है। एक भीड़ है जो इमरान के हुक्म की तामील कर रही है। इस भीड़ में कुछ भाड़े के टट्टू हैं तो कुछ जबरन बंदूक की नोक पर लाए गए। पीओके में हुए इस कश्मीर मार्च का एक ही मकसद है, कश्मीर के नाम पर प्रोपेगेंडा करना, पीओके में पाकिस्तान की करतूतें छिपाना। बाजवा का डर देखा, अब इमरान के अंदर की दहशत देखी। इमरान खान आज गिलगित बाल्टिस्तान पहुंचे बतौर वजीर आजम। यह इमरान खान का पहला गिलगित बाल्टिस्तान दौरा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इमरान और बाजवा को बाल्टिस्तान और पीओके जाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? इस सवाल का जवाब है एलओसी के इस पार यानी हिंदुस्तान में। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने लगा। जो जवाब भारत ने दिया उसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। क्या गृह मंत्री, क्या विदेश मंत्री, सबके जुबान पर बस एक ही बात थी, कश्मीर नहीं पीओके पर बात होगी। Yes, our position on POK has always been and will always be very clear. POK is part of India, and we expect one day that we will have the jurisdiction, physical jurisdiction over it. भारत के इस कूटनीतिक कदम से पाकिस्तानी हुकूमत और बौखला गई। क्यों, ये भी समझ लीजिए। मोदी सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर पाकिस्तान के नाजायज कब्जे को मुद्दा बनाकर दुनिया के सामने पेश किया। भारत के कदम से दुनिया ने पाकिस्तान को आक्रांता माना और ये संदेश गया कि पाकिस्तान ने जमीन कब्जाई है, न कि भारत ने। कूटनीति के साथ ही भारत ने सामरिक नीति से भी पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। 2016 में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। 2019 में पुलवामा अटैक का बदला बालाकोट में एयर स्ट्राइक से लिया गया। इतना ही नहीं, जब जब पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया तो बारूदी जवाब दिया गया, जिसने पीओके में पाकिस्तानी फौज को थर्रा दिया।
मोदी सरकार की इसी रणनीति ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। नतीजा आपके सामने है। पीओके में बाजवा के इशारे पर भाड़े के टट्टू झूठ का ढोल पीट रहे हैं और बाल्टिस्तान में इमरान फरेब की टफली बजा रहे हैं। जी न्यूज नेशन। पीओके में हालात इस कदर बुरे हैं कि इमरान को वहां के स्थानीय लोगों का साथ तो मिलना छोड़ दीजिए, भारत के खिलाफ जब मार्च कराने की बात आई तो आतंकियों को बुलाना पड़ गया। 1.5 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च करनी पड़ गई भाड़े के टट्टुओं को बुलाने के लिए और साथ ही आतंकियों की मदद लेनी पड़ गई। कौन थे वो आतंकी जो आज पीओके के इस मार्च में शामिल हुए, देखिए जरा। सलीम हारून, रफीक डार, रजा हवा नवाज, अब्दुल हमीद बट, साजिद सिद्दीकी, मशाल मलिक, ये है वो आतंकी किरदार जिनको पैसे से खरीदकर पीओके के इस झूठे प्रोपेगेंडे में अंजाम दिया गया। इमरान और बाजवा ने इसे कश्मीर के लिए समर्थन दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ये नाम सामने आए तो साफ हो गया कि इमरान कट्टरपंथ, आतंक और कथित जिहाद के पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं। कैसे इमरान इस अंधे जिहादी जुनून को लेकर घिरे, ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इमरान के इन आतंकी प्यादों का काला अतीत जान लीजिए। सलीम हारून और रफीक डार दोनों श्रीनगर के हैं। पिछले 20 साल से पीओके में छिपे हैं। इन्हें सीधे पाकिस्तानी फौज से पैसा मिलता है। रजा हवा नवाज भी आतंकी है। ये कोटरी में टेरर कैंप चलाता है। अब्दुल हमीद और साजिद सिद्दीकी रुबैया सईद की किडनैपिंग और कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम में शामिल थे। मशाल मलिक यासीन मलिक की पत्नी है और जैश से इसका संपर्क है। मजहब के नाम पर जिहाद का झूठ इमरान लगातार भड़का रहे हैं। यूएन के मंच से लेकर पीओके के टेरर मार्च तक इमरान की साजिश जारी है और अब इस साजिश पर मोदी सरकार ने करारा प्रहार किया है। उन्होंने एक ओपन कॉल दिया था जिहाद के लिए कि सब लोग हम करेंगे जिहाद अगेंस्ट इंडिया। नॉर्मल बिहेवियर तो है नहीं और हम बार बार कहते आए हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लीडर्स जैसे एक पड़ोसी मुल्क को बिहेव करना चाहिए, जैसे एक पड़ोसी को बिहेव करना चाहिए, वैसे नॉर्मल बिहेवियर उनसे अपेक्षा करते तो नहीं है, लेकिन फिर भी पड़ोसी हैं तो कभी कभी करना पड़ता है। और जहां तक उनका ये कॉल है कि आप यहां से जाके और किसी दूसरे देश का सॉवरेनिटी, टेरिटोरियलिटी को वायलेट करो और दूसरे कंट्री में जाओ, ये तो मुझे लगता है कि ये उस ऑफिस में जिसको ऑक्युपाई करते हैं उसके काबिल नहीं। ये मोदी सरकार की रणनीति का नतीजा है कि आज इमरान दुनिया के हर मंच पर नाकाम हो चुके हैं। आवाम से लेकर फौज तक सवाल उठा रही है और मोदी के खिलाफ बोलने के लिए इमरान के पास कुछ भी नहीं। भारत में कट्टरपंथ को लेकर जो झूठ इमरान ने बोला, उसका भंडाफोड़ खुद वो लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तानी फौज के जुल्म सह चुके हैं। फिर हमारे यहाँ जो एक्सट्रीमिज्म है, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, हमने तो जियाउल के जमाने में अपनी होश संभाला था, तो तब से ये देखते हुए आए कि जो राइज पे एक्सट्रीमिज्म, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है, उसके मुकाबले में आप अगर इंडिया में हिंदू एक्सट्रीमिज्म की बात करें तो यू लुक ए जोकर एन इडियट। एक आप इडियट लगेंगे जब आप ये बात कर रहे होंगे। इमरान खान की हालत देखकर ऐसा लगता है कि उनके आगे कुआं और पीछे खाई है। इमरान ने अगर कश्मीर के नाम पर नफरत नहीं फैलाई तो पाकिस्तानी फौज और कट्टरपंथी उन्हें नहीं बख्शेंगे और अगर आगे बढ़कर मोदी के नए हिंदुस्तान से टक्कर ली तो इमरान का वजूद मिटना तय। टीम न्यूज नेशन। पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधियों के बीच इमरान सरकार और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ गुस्सा चरम पर पहुंच चुका है और हुकूमत के सताए ये तबके बार बार आजादी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब इमरान डरे हुए हैं कि पीओके बचाना उनके लिए मुश्किल है। कुछ दिनों के फासले में ये पीओके से आई दो तस्वीरें। एक तस्वीर शुक्रवार की जहां पाकिस्तानी फौज ने आतंकियों को पैसा देकर झूठा प्रोपेगेंडा किया। दूसरी तस्वीर 2 हफ्ते पहले की जब पीओके के बाशिंदे पाकिस्तानी फौज और इमरान की हुकूमत के खिलाफ बगावत करते नजर आए थे। ये देखिए जी, पहला पुलिस की शेलिंग, जो एजेके पुलिस ने पहली शेलिंग शुरू कर दी। ये हाल सिर्फ पीओके का नहीं बल्कि गिलगित बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनवा, सिंध और बलूचिस्तान तक से बगावत की लपटें उठ रही हैं। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान दोनों पर 1947 में पाकिस्तान ने नाजायज कब्जा किया।
सालों तक यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया, लेकिन इन लोगों की तरक्की पर गौर नहीं किया गया। इन लोगों को सरकारी नौकरियों में जगह नहीं मिली, कभी सरकारी योजनाएं पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान तक नहीं पहुंची। बगावत और दर्द बढ़ा तो आज इन लोगों को भारत की याद आती है, हिंदुस्तान का साथ चाहिए। बलूचों की हालत शायद पाकिस्तान में सबसे बदतर है। बलूचिस्तान को भी 1947 से 52 के दौरान नाजायज तरीके से कब्जाया गया। बलूचों की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने जुल्म ढाए। कई बलूच आंदोलनकारियों को अगवा कर कत्ल कर दिया गया। बलूच महिलाओं की इज्जत तार-तार की गई। सालों से अपनी धरती पर रह रहे सिंधियों को माने पाकिस्तान में सौतेला बना दिया गया। सिंध में पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने अपनी जड़ें जमा ली। यहाँ अल्पसंख्यक महिलाओं के जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए और सिंधी आंदोलनकारियों को सलाखों के पीछे ठूस दिया गया। ये देखेंगे इसके अंदर जो वन ऑफ तस्वीर है, अभी पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर 350 लड़कों को घरों से उठाया गया है। उनकी अगर लकली 2-4 मिल भी गए तो वो जिंदगी भर चल नहीं सकते। ये फॉर द रिकॉर्ड से मैं बता दूं, ये कश्मीर की तस्वीर नहीं है, ये उस जगह की तस्वीर है जहाँ से मैं हूँ। ये कराची है और ये जो इन यूनिफॉर्म ये महाजे लोग हैं जो यूनिफॉर्म है, ये इंडियन आर्मी नहीं है, ये पाकिस्तान की फौज है। और ये सलूक ऐसा सलूक ये ऐसे लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ वहाँ हो रहा है, तो ये किस मुंह से कश्मीर की बात करता है। इमरान खान चाहते हैं कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में बगावत और आजादी की आवाज थम जाए, लेकिन इमरान के लिए ये आसान नहीं। पीओके में इमरान ने आतंकियों को बुला तो लिया, लेकिन ऐसा कर इमरान ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। इन आतंकियों को पैसा देकर इमरान और भाजपा ने आतंक के मुंह खून लगा दिया है। इन तस्वीरों से चीन भी चौकन्ना होगा, क्योंकि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में चीन का बड़ा निवेश है। आपको बता दें कि सीपीसी का एक बड़ा हिस्सा इसी कॉरिडोर से, इन्हीं इलाकों से होकर गुजरता है। अगर आतंकी पाकिस्तान के काबू से बाहर निकले तो चीन के सीपीसी पर भी ग्रहण लग जाएगा। पाकिस्तान की बर्बादी का मार्च, आतंक की तबाही का मार्च। पीओके में जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद लोगों ने यही कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और फौज ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। पीओके में आतंकियों को मिले इस शहर को क्यों पाकिस्तान की बर्बादी से जोड़ा जा रहा है, ये समझने के लिए वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। अफगानिस्तान में अस्थिरता फैलाने के मकसद से पाकिस्तान ने तालिबान को खड़ा किया। पहले NWFP से तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान भेजे जाते रहे और फिर धीरे धीरे इन्होंने NWFP और फाटा में ही डेरा जमा लिया। तालिबानी आतंकी इन इलाकों में काबिज हो गए, यहाँ अपनी सत्ता चलाने लगे, यहाँ तक कि पाकिस्तानी फौज और हुकूमत को चुनौती देने लगे। हालात ऐसे हो गए कि अपनी ही धरती पर पाकिस्तानी फौज को बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाना पड़ा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हक्कानी नेटवर्क से निपटने के लिए पाकिस्तानी फौज ने हवाई बमबारी भी की। इस अभियान में पाकिस्तान के 600 से ज्यादा फौजी मारे गए और 3000 से ज्यादा बुरी तरह घायल हुए। उस दौर के फाटा और आज के पीओके में जो हो रहा है वो एक जैसा ही दिखता है। तालिबान को भी पैसा पाकिस्तानी फौज और ISI से ही मिलता था। पीओके में मार्च के लिए भी पाकिस्तानी फौज ने आतंकियों को पैसा दिया। तालिबान को हथियार और सामरिक मदद पाकिस्तानी फौज से मिली थी। ऐसा ही पीओके के कैंप्स में छिपे आतंकियों को हासिल होता है। यानी अगर इन आतंकियों की ताकत और तादाद बढ़ी तो ये पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन के लिए भी ये बड़ा खतरा है, क्योंकि CPEC का बड़ा हिस्सा पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। काशगर ग्वादर हाईवे का आगाज पीओके से ही होता है। इसके साथ ही साथ पीओके में नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है। रावलपिंडी को चीन से जोड़ने वाला रेलवे भी गिलगित बाल्टिस्तान से ही निकलेगा। चीन ने तकरीबन $48 बिलियन का निवेश इन इलाकों में कर रखा है। हालांकि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में भी चीन के तकरीबन 1500 फौजी हैं, लेकिन अगर इन इलाकों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों की ताकत बढ़ी तो CPEC पर ग्रहण लगना तय है। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान साजिशें रच रहा है, फरेब की ढपली पीट रहा है, लेकिन हिंदुस्तान और मोदी पर इमरान की चाल बाजवा के बिसात पर मानो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा है। नया भारत अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। शक्ति की सिराहा का एक पड़ाव बनी है जेट स्पाइक के साथ। कुछ ऐसी होंगी तस्वीरें जब स्पाइक दुश्मन के टैंक्स पर अपना सितम ढाएगी। दुश्मन जब जब अपनी नापाक निगाह उठाएगा तो स्पाइक की बारूदी ताकत उसके परखच्चे उड़ा देगी।
अब यही स्पाइक मिसाइल भारतीय सेना के तरकश का हिस्सा बन गई। हथियारों की दुनिया के बादशाह माने जाने वाले इजराइल से डील के तहत भारतीय सेना को 210 स्पाइक मिसाइल और 20 लॉन्चर मिल गए। जब लड़ाई का इलाका मैदानी हो तो वहाँ टैंक गरजते हैं और इन्हीं टैंकों पर बरसने और उनके परकच्चे उड़ाने का दमखम रखता है स्पाइक मिसाइल। इसीलिए तो इसे टैंक किलर भी कहा जाता है। एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक की सबसे बड़ी खासियत है इसकी पोर्टेबिलिटी, यानी इसे कंधे से रखकर छोड़ा जा सकता है। पोर्टेबिलिटी के चलते टारगेट यानी दुश्मन के टैंक का पीछा किया जा सकता है और स्पाइक से उसे तबाह किया जा सकता है। जंग के दौरान टैंक्स का इस्तेमाल ज्यादातर समतल या रेगिस्तान इलाकों में आमने सामने की जंग के दौरान होता है, जहां स्पाइक दुश्मन पर बेहद घातक साबित होती है। स्पाइक फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर काम करती है, यानी टारगेट को लॉक कर फायर कर देना और फिर स्पाइक खुद अपने निशाने का पीछा करके उसके चीथड़े उड़ा देती है। शोल्डर फायर करता है और ये टैंकों को ये मिसाइल जो है ये टैंक को बर्बाद करती है। जो हमारा इन्फेंट्री सोल्जर है वो अपनी फायरिंग पोजीशन लेके जब भी वो टैंक को देखता है वो फायर कर देगा और उसके बाद मिसाइल जो है वो खुद ब खुद उस टारगेट के ऊपर इंफ्रारेड तरीके से रे पकड़ के वहां पर उसको ढूंढ लेती है और बर्बाद कर देती है। स्पाइक की एक और खासियत इसे बाकी एंटी टैंक्स वेपन से ज्यादा घातक बनाती है। ये खासियत है इसकी रेंज। स्पाइक मिसाइल की रेंज 4 किलोमीटर है और इसकी मजल वेलोसिटी दूसरी मिसाइल से ज्यादा।